बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन लेक्चर नंबर 27 ऑफ पीएमसी नेशनल एमडी कैट 2021। एमडी कैट बायोलॉजी प्रिपरेशन के सिलसिले के एक और लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक्स के बारे में कवर करने जा रहे हैं उनका ताल्लुक प्लांट्स के साथ है। हम प्लांट्स की कुछ लाइफ प्रोसेसेस को आज कवर करेंगे। एक्चुअली देखिए, पीएमसी नेशनल एमडी कैट का जो सिलेबस कंटेंट है 2021 के लिए, उसमें यूनिट नंबर 9 के तौर पर यहाँ एक मुख्तलिफ चैप्टर्स के टॉपिक्स को कलेक्ट करके यूनिट कंपोज किया गया है। इसे टाइटल दिया गया है लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और इसमें न्यूट्रिशन, गैस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट के टॉपिक्स को शामिल किया गया है। तो हम इस यूनिट को दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेंगे। एक हिस्से में हम प्लांट्स के लाइफ प्रोसेसेस को कवर करेंगे और उसके बाद फिर एनिमल्स के लाइफ प्रोसेसेस को कवर करेंगे। एनिमल्स में भी खास तौर पर हमारा फोकस सिर्फ ह्यूमन बीइंग की तरफ होगा, क्योंकि जो यहाँ पर टॉपिक्स एनिमल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन है वो सिर्फ ह्यूमन के टॉपिक्स हैं। तो पहले हम प्लांट्स के वाले से बात करते हैं। तो प्लांट्स के जो टॉपिक यहाँ पे शामिल किए गए हैं, आप देख रहे हैं कि कार्निवोरस प्लांट्स, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसके अलावा ये पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप और सनड्यू की एग्जांपल्स को कवर करने को कहा गया है। वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट, जाइलम एंड फ्लोएम को हमने कवर करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर या पोटेंशियल को हमने कवर करना है। तो सिर्फ प्लांट्स के वाले से ये तीन टॉपिक्स को आप यहाँ पर इंक्लूड होता हुआ देख रहे हैं, और इन तीनों का ताल्लुक न्यूट्रिशन के साथ भी है। यहाँ पर अगरचे गैस एक्सचेंज का कोई जिक्र डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूंकि गिवन है तो इस वजह से गैस एक्सचेंज का इवेंट भी हमने यहाँ पे कवर करना है, और ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड टॉपिक्स को भी यहाँ पर हम शामिल करेंगे। तो अब आप देखिए कि हमने इन टॉपिक्स को किस तरह से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत ही ब्रीफ सी आउटलाइन दी हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो टेक्स्ट बुक्स हैं डिफरेंट प्रोविंसेस की और इसके साथ साथ फेडरल की, तो उसके अंदर आपको प्लांट के हवाले से इन डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस में काफ़ी सारा मवाद मिल जाता है। तो हमें क्या उसके अंदर से कवर करना और क्या नहीं करना, तो इसको हम देखते हैं। हम देखिए आज के लेक्चर में इनमें से जो चीज़ें कवर करने वाले हैं वो होंगी, जैसे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के हवाले से हमने अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को जिस तरह से बनाए हैं कि मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को हमें कवर करना है, मिनरल एलिमेंट डेफिशिएंसीज को हमें पता होना चाहिए, और इसके अलावा प्लांट्स के अंदर जो स्पेशल मेथड्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। हालांकि प्लांट्स वैसे तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बट सम टाइम इनके अंदर कुछ स्पेशल हेटरोट्रॉफिक मोड्स भी पाए जाते हैं, जैसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है या पैरासिटिक न्यूट्रिशन है या सिम्बायोटिक, और न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट, इसे भी हमने कवर करना है। अगरचे पीएमसी वालों ने डायरेक्टली इंसेक्टिवोरस प्लांट के हवाले से या सिर्फ सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का वहां पर जिक्र किया, लेकिन आपको बाकी जो कंटेंट्स हैं इस यूनिट के, इस टॉपिक के रेफरेंस से, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो आपने ये नहीं समझना कि ये बात चीज़ें जो इररेलेवेंट थी, सिलेबस में गिवन नहीं थी, तो हम क्यों इसको कवर करें। तो आप याद रखो कि अगर आपने यहाँ से 100% मार्क्स गेन करने हैं तो फिर आपने ये जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं टॉपिक्स के, ये भी ज़रूर कवर करने हैं। बल्कि मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इस लेक्चर को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो इंशाल्लाह फिर ये इस यूनिट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से इंशाल्लाह मिस नहीं होगा। अच्छा, फिर देखिए गैस एक्सचेंज के हवाले से हमने अगरचे उन्होंने गैस एक्सचेंज के फर्दर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का जिक्र कोई नहीं किया था अपने कंटेंट्स के अंदर, लेकिन चूंकि ऊपर हेडिंग के अंदर गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स का जिक्र आ रहा है, तो आपको फिर इस हवाले से नीड एंड पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स पता होना चाहिए। आपको रोल ऑफ मेसोफिल सेल्स, लीफ इंटरसेलुलर स्पेसेस, टोमेटा एंड लेंटिसेल इन गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो आपने कवर करनी है यहाँ पे। सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं न्यूट्रिशन के हवाले से। प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होती है, न्यूट्रिशन से क्या मुराद है। देखिए, प्लांट्स में जब हम न्यूट्रिशन को डिस्कस करने लगते हैं तो हमें कुछ टर्म्स का बखूबी अंदाजा होना चाहिए जो हम बार बार अपने डिस्कशन में यहां पे यूज करेंगे। मिसाल के तौर पर न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट याद रखिए कि ये कोई भी फूड हो सकता है या एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स
necessary elements, that provides necessary elements for metabolism and growth. ठीक है, ना सिर्फ मेटाबॉलिज्म बल्कि इसके साथ साथ ग्रोथ के लिए भी मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं. ऐसे एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी के पार्ट हैं, हमने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर के अंदर उनके बारे में टर्म पढ़ी थी, उन्हें कहते हैं बायो एलिमेंट्स. तो आप याद रखें, न्यूट्रिएंट किसे कहा जाएगा? एनी सब्सटेंस दैट प्रोवाइड्स दीज बायो एलिमेंट्स टू द बॉडी इज कॉल्ड अ न्यूट्रिएंट. और ये न्यूट्रिएंट याद रखें कि ऑर्गेनिक नेचर के भी हो सकते हैं. एक ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक नेचर के न्यूट्रिएंट्स भी एक्वायर करता है और इसी तरह से इनऑर्गेनिक नेचर के न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं. तो दोनों किस्म के ये न्यूट्रिएंट्स नेचर के अंदर पाए जाते हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग या अपने मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करते हैं इन्वायरमेंट से और उसको फिर बॉडी के अंदर प्रोसेस करते हैं. जब भी कोई ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को बॉडी के अंदर एक्वायर कर लेता है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म की ये बॉडी आप देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को एक्वायर करने के लिए अपने इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट होता है. तो इन्वायरमेंट से जब इसने न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर कर लेना है, न्यूट्रिएंट्स इसकी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाएंगे, तो दाखिल होने के बाद इन न्यूट्रिएंट्स की प्रोसेसिंग होगी. इन न्यूट्रिएंट्स की प्रोसेसिंग कैसे होगी कि हो सकता है कि वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हों और उन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हुए ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को प्रिपेयर करना हो इस ऑर्गेनिज्म ने, और इसके दौरान जो भी कोई वेस्ट जनरेट होती हैं उनको फिर अल्टीमेटली फिर इस ऑर्गेनिज्म ने एलिमिनेट करना होता है. और इसी तरह से ये भी हो सकता है कि ये ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक नेचर के न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करे इन्वायरमेंट से और विद इन द बॉडी उन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करते हुए ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बॉडी के प्रिपेयर करें और उसके बाद इस दौरान में भी जो वेस्ट जनरेट हो उसको फिर ये एलिमिनेट करें. तो याद रखें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को बाहर से हासिल करने से लेकर उसको अंदर प्रोसेस करने के दौरान जो भी इवेंट परफॉर्म करेगा और फिर आखिर में जो इन तमाम इवेंट्स के दौरान वेस्ट जनरेट होंगी उनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करेगा. इस दौरान में जितने भी इवेंट्स इन्वॉल्व होंगे, जितने भी प्रोसेसेस इस सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, उन तमाम प्रोसेसेस के सम को न्यूट्रिशन कहा जाएगा. तो न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं? दिस इज द सम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन टेकिंग इन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्स. आपने बाहर से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन किया और उसके बाद फिर उसको अंदर बॉडी के यूटिलाइज किया बाय विच ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ इन द ऑर्गेनिजम्स आर अकम्प्लिश्ड. तो ये सारी एक्टिविटीज की तकमील के लिए आपने उन न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज किया. और फिर साथ यहाँ पर आखिरी एस्पेक्ट ये भी होगा कि जो अनडाइज या वेस्ट मटेरियल्स थे, हार्मफुल कंपाउंड्स उन न्यूट्रिएंट्स में मौजूद थे, उनको सेपरेट किया और उनको फिर बॉडी से एलिमिनेट कर दिया. तो इन तमाम इवेंट के दौरान जो भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उनके सम को, उनको कलेक्टिवली न्यूट्रिशन कहा जाता है. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिशन टर्म में आपको वाज़ेह तौर पर फर्क पता होना चाहिए. न्यूट्रिएंट कोई भी सब्सटेंस है जो बॉडी को नेसेसरी एलिमेंट प्रोवाइड कर रहा है फॉर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, वेयर एज उस न्यूट्रिएंट की प्रोसेसिंग में जितने भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको कलेक्टिवली न्यूट्रिशन कहा जा रहा है. ठीक है, तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह की पाई जाती है? अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करें तो हमें प्लांट्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी. देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर आप दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एक को कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स और दूसरे को कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स. देखिए, ऑटोट्रॉफ्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है, ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को यूज करेगा, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को बाहर से एक्वायर करेगा और उसके बाद फिर वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिंथेसाइज करेगा. तो इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है. बिल्कुल इसी तरह से हेटरोट्रॉफ, जो दूसरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, हेटरोट्रॉफ, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक है. एंड द हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज दैट इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट. आप देख रहे हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को बाहर से हासिल किया जाएगा और उन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को बॉडी में यूटिलाइज करते हुए अपनी बॉडी की जरूरियात के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज किया जाएगा. यानी देखा जाए तो
ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं और हेटरोट्रॉफ्स, ये दोनों ही दरअसल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन दोनों के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो डिफर कर रहा है। आप देख रहे हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। ऑन द अदर हैंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पर मुश्तमिल है। तो इस तरह से आप ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिफरेंशिएट करेंगे, इनके दरमियान ये डिफरेंस आपने अपने माइंड में रखना है। अच्छा, आपने लोअर क्लासेस में हो सकता है कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स के मुतालिक ये पढ़ा हो कि ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और जबकि हेटरोट्रॉफ्स के बारे में आमतौर पर यह कहा जाता है कि दीज आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नॉट कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, they obtain already prepared food from the environment। ठीक है, तो ये इस तरह से आमतौर पर इनके दरमियान डिफरेंस किया जा रहा होता है। अगरचे ये वाली बात दुरुस्त है, लेकिन ये एक लोअर डिग्री का कॉन्सेप्ट है और बच्चों को समझाने के लिए अगरचे हम ये वाली स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, लेकिन दरअसल इसका जो सही कॉन्सेप्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का वो ये कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज्ड टू मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स is called autotrophic nutrition, and heterotrophic nutrition is that in which the organic nutrients are utilized to make organic compounds. It means कि in both kind of these nutritions organic compounds synthesize करने की ability organism के अंदर मौजूद होती है, but they need different kind of raw material in order to synthesize their organic compound. तो ये कहना कि भाई ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ये सिर्फ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकते हैं और हेटरोट्रॉफ्स नहीं बना सकते, ये बात गलत होगी। तो यहां पर आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मिसाल के तौर पर इधर आपसे सवाल यूं पूछे जा सकते हैं, इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अपने माइंड में जरा बिल्ड कीजिए। आपसे देखो सवाल अगर इस तरह से पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो एक तो उसमें डेफिनेशन ये दी गई है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे ये दी गई है कि अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय मींस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और तीसरा ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे दे दिया जाए बोथ ए एंड बी, यानी पहले वाला कॉन्सेप्ट भी दुरुस्त है और दूसरा भी दुरुस्त है, और तीसरा आपको चौथा यहां पर दिया जाता है नन ऑफ देम। तो देखो जब आपसे मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछा गया है ना, यहां पर वर्डिंग मैंने क्या यूज की थी कि विच वन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, तो बेटा याद रखो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कई दफा इस चीज का जिक्र किया है। तो जब वर्ड मोस्ट यूज किया जा रहा हो क्वेश्चन के स्टेम के अंदर, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर, तो ऐसी सूरत में बोथ या ऑल ऑफ देम वाले ऑप्शंस को आपने हरगिज कंसिडर नहीं करना। आपने यहां पर हमेशा चूज करना है कि विच वन इज द बेस्ट। तो आप देखिए दो मैंने यहां पे स्टेटमेंट दी हैं, एक द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप किसको प्रेफर करेंगे? तो आप ये सेकंड स्टेटमेंट को प्रेफर करेंगे। लेकिन यहां पर अगर सवाल यूं होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मुतालिक पहले वाली स्टेटमेंट भी दुरुस्त मानी जाती और ये जो दूसरी स्टेटमेंट का मैं जिक्र कर रहा हूं वो भी दुरुस्त मानी जाती। ठीक है, करेक्ट दोनों स्टेटमेंट होंगी, लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट कौन सी स्टेटमेंट होगी जिसमें इस चीज का जिक्र होगा कि इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करने की जो एबिलिटी है ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाएगी। बिल्कुल इसी तरह का सवाल ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मुतालिक भी पूछा जाता है। तो हमने वो जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था जो बच्चों को समझाने के लिए कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है उसको भी हमने डिनाई नहीं किया कि वो गलत है। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा, वो बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन वो बच्चों वाली डेफिनेशन है या लोअर डिग्री का कॉन्सेप्ट है, जबकि इसका जो हायर डिग्री कॉन्सेप्ट है, ज्यादा जो एडवांस कॉन्सेप्ट है, जो असल कॉन्सेप्ट है, चूंकि अब आप बड़े हो गए तो आपको असल कॉन्सेप्ट का पता चलना चाहिए। तो वो असल कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से सिंथेसाइज किया जाता है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स से सिंथेसाइज किया जाता है। जैसे आप देखिए कि प्लांट्स के अंदर इनमें से कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाएगा, तो प्लांट्स आर जनरली ऑटोट्रॉफ्स, दे ऑब्टेन इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम environment and they
मेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो एनिमल्स होते हैं, हम क्या करते हैं, तो हम एनिमल्स क्या करते हैं कि हम अपने बॉडी की नीड के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं। जैसे हमें बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट काइंड की जरूरत है, हमें लिपिड्स की डिफरेंट काइंड की जरूरत है, हमें प्रोटीन्स की डिफरेंट काइंड की जरूरत है। लेकिन उन चीजों को बॉडी के अंदर सिंथेसाइज करने के लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर्म में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेंगे, यानी हम प्रोटीन्स खाएंगे और उसके बाद हम न्यूक्लिक एसिड्स लेंगे, हम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, हम लिपिड्स लेंगे और इन चीजों को बॉडी में ले जाकर डाइजेस्ट करेंगे, इनके इंग्रेडिएंट्स को आइसोलेट करेंगे, फिर दोबारा उनको मिलाकर अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करेंगे। तो इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस की एबिलिटी हमारे अंदर भी मौजूद है। ठीक हो गया। तो ये आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से ये दो ग्रुप्स याद रखने हैं। अच्छा, अब चूंकि प्लांट्स में हमने जिक्र किया कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो वैसे तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन आप याद रखो कि प्लांट्स में जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके साथ साथ आपको कुछ स्पेशल हेटरोट्रॉफिक मोड्स भी नजर आएंगे, उसको भी हमने यहां पे कवर करना। लेकिन फिलहाल हम जरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के वाले से मजीद थोड़ी सी बात कर लें। आपने फोटोसिंथेसिस बहुत डिटेल के साथ जो चैप्टर नंबर 4 है बायो एनर्जेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक में, और इसी तरह से पंजाब और सिंध की टेक्स्ट बुक के अंदर चैप्टर 11 है बायो एनर्जेटिक, उसके अंदर आपने फोटोसिंथेसिस को बहुत डिटेल के साथ कवर किया है। और ये फोटोसिंथेसिस दरअसल ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक इवेंट है। मिसाल के तौर पर आपसे अगर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसमें फोटोसिंथेसिस को आपने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इंक्लूड करना है। तो वो चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हम उसकी तरफ अभी नहीं जा रहे। हम यहां पर थोड़ा सा और एक डिफरेंट एस्पेक्ट इसका कवर करने लगे, और वो क्या है, वो है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो, प्लांट्स में ये फोटोसिंथेसिस को ही अकॉम्प्लिश करने के लिए डिफरेंट काइंड के मिनरल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, और ओवरऑल भी बॉडी का प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए, बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए डिफरेंट टाइप के मिनरल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो यहां पर हम उन प्लांट्स में जो डिफरेंट टाइप के मिनरल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उन मिनरल एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे, और इसके साथ साथ उनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रॉब्लम अराइज होते हैं उनको और उनके सॉल्यूशन को यहां पे ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, प्लांट को अपनी ग्रोथ और मेंटेनेंस एक्टिविटीज के लिए जितने भी मिनरल्स रिक्वायर्ड, उनको ब्रॉडली दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। एक ग्रुप को मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम दिया गया है और दूसरे को माइक्रो न्यूट्रिएंट का नाम दिया गया है। मैक्रो न्यूट्रिएंट, वैसे तो मैक्रो का मतलब होता है ऐसी चीज जो आंख से, नेकेड आई से विजिबल हो, लेकिन यहां पर मैक्रो इस सेंस में वर्ड यूज नहीं किया जा रहा, बल्कि यहां पर हम मैक्रो वर्ड यूज कर रहे हैं इस सेंस में कि वो एलिमेंट्स जो कि ज्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होंगे प्लांट बॉडी को, उन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा गया है। और यहां पर हमने जो एक क्राइटेरियन बनाया है कि भाई कितनी क्वांटिटी से ज्यादा हो तो फिर आप उसको मैक्रो में कंसिडर करेंगे, तो वो आपने ये फिगर याद रखनी है। 0.05% से ज्यादा क्वांटिटी में जो भी कोई मिनरल एलिमेंट रिक्वायर्ड होगा प्लांट को, उसे आप मैक्रो न्यूट्रिएंट में इंक्लूड करेंगे, और 0.05% से कम क्वांटिटी में जो मिनरल एलिमेंट रिक्वायर्ड होगा प्लांट बॉडी को, उसे माइक्रो न्यूट्रिएंट में शुमार किया जाएगा। ठीक है, माइक्रो का भी लिटरल मीनिंग तो होता है कि विच कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई, लेकिन यहां पर इसका ये मीनिंग नहीं लिया जा रहा। यहां पर इसका मीनिंग ये लिया जा रहा है कि विच इज इन स्मॉल क्वांटिटी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट वो हैं जो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, और मैक्रो जो लार्जर क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा आपको क्लियर करते जाएं कि हमने इससे पहले जो बायोमॉलिक्यूल्स का यूनिट कवर किया था, वहां पर भी हमने कुछ बायो एलिमेंट्स का जिक्र किया था। बायो एलिमेंट हमने कहा था वो एलिमेंट्स होते हैं जो लिविंग बॉडी का पार्ट होते हैं, और उसको हमने कैटेगराइज किया था इस तरह से, मेजर बायो एलिमेंट, फिर इसी तरह माइनर बायो एलिमेंट, और फिर तीसरा ग्रुप बनाया गया था ट्रेस बायो एलिमेंट। और वहां पर हमने जो वैल्यूज, कट ऑफ वैल्यूज डिसाइड की थी कि भाई मेजर किसको कहा जाएगा, तो उसमें हमने कहा था कि भाई जो मोर देन या एटलीस्ट 1% के करीब होंगे, ठीक है, एटलीस्ट 1%, तो उन्हें आप मेजर में शुमार करेंगे। जो 1% से लेस होंगे, ठीक है, 1% से लेस होंगे, लेस देन 1%, लेस देन 1%, बट मोर देन 0.01%,
तो उन्हें आप माइनर में शुमार करेंगे, और इसी तरह से जो लेस देन 0.01% होंगे उन्हें आप ट्रेस एलिमेंट के अंदर शुमार करेंगे। ठीक है, वहां पर हमने जो क्लासिफिकेशन की थी वो स्पेशली ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से की थी। यहां पर हम अब टिपिकली प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो प्लांट्स में अक्सर हम ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट वाली टर्म्स यूज कर रहे होते हैं, और उसमें जो कट ऑफ वैल्यूज हैं वो ये हैं। और जबकि अगर ह्यूमन की बात की जाए तो वहां पर हम ये मेजर, माइनर और ट्रेस एलिमेंट का जिक्र करेंगे, और वहां पर कट ऑफ वैल्यूज ये होंगी। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये क्लियर रखना है, इसलिए मैंने यहां पर दोबारा जिक्र कर दिया ताकि कोई इबहम पैदा ना हो। अच्छा, अब देखो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम, सल्फर, और फिर इसी तरह से ये पोटाशियम। तो आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन कोई 9 के करीब, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 के करीब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और बाकी ये 7 के करीब माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसमें क्लोरीन है, आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम और बोरॉन। ठीक है, और अगरचे कुछ प्लांट्स के अंदर थोड़ा सा ये कंपोजिशन डिफर भी कर सकती है, बट इन जनरल आपको ये 16 एलिमेंट प्लांट्स की ग्रोथ और मेंटेनेंस एक्टिविटीज के लिए आपको रिक्वायर्ड होते हुए नजर आएंगे ऑलमोस्ट इन ऑल प्लांट्स। और उसमें आपने एक तो इनके नाम याद रखने, यहां पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट ऑफ द प्लांट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट ऑफ द प्लांट। तो आपको ये नाम सारे पता होने चाहिए। और फिर दूसरा यहां पर इनके रोल्स को भी याद रखना है। आपको ये जो डिटेल है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की, ये एनबीएफ वाली बुक से मिलेगी। यहां पर आप याद रखो, आपने एनबीएफ वाली बुक को कवर करना है इस टॉपिक के हवाले से, तो वहां पर आपको ये डिटेल सारी वहां पर मिलेगी, और ये टेबल भी आपको एनबीएफ वाली बुक में मिल जाएगा। इस टेबल में आप देख रहे हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट के फंक्शंस को भी एनालिस्ट किया हुआ है। अब देखो, फंक्शंस के लिए आपको यूं घबराने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही यहां पर परेशान हो जाएंगे कि ये पूरा टेबल कैसे कवर होगा। देखो, सिंपल सी बात है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनको बनाने के लिए रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, तो अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कोई रोल पूछा जाता है तो आप इन डिफरेंट कंपाउंड्स की सिंथेसिस में इनका रोल कंसीडर कर सकते हैं। नाइट्रोजन, अब आप देखो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कौन कौन से हैं प्लांट में, तो उसमें देखो प्रोटीन नाइट्रोजन कंटेनिंग है, न्यूक्लिक एसिड है, क्लोरोफिल है और सारे एंजाइम, तो ये नाइट्रोजन का रोल हो जाएगा। सिमिलरली आपने याद करना है भाई फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स कौन से हैं, तो न्यूक्लिक एसिड फास्फोरस कंटेनिंग है, फास्फोलिपिड्स हैं, एटीपी, एनएडीपी। तो प्लांट के अंदर इन तमाम चीजों को आपने याद रखना है। यहां पर बेटा याद रखो कि हम यहां पर प्लांट के रेफरेंस से बात करें, यहां पर एनिमल्स को या ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं हो रही, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई स्पेसिफिक कंपाउंड जो ह्यूमन या फिर एनिमल से रेलेवेंट हो और आप उसे यहां पर गलती से पिक कर ले। मिसाल के तौर पर जैसे आपसे यहां पर पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिक्वायर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड टू मेक ग्लाइकोजन इन प्लांट्स। अब देखो, प्लांट्स के अंदर ग्लाइकोजन बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर गलती से हो सकता है कि आप कार्बन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को पिक कर लें कि भाई ये तो कार्बोहाइड्रेट है, तो शायद इसको बनाने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए होते हो। तो प्लांट में याद रखो ग्लाइकोजन नहीं बनता, ग्लाइकोजन एक एनिमल कार्बोहाइड्रेट है, तो यहां ऐसी गलती ना कर बैठना। तो इसलिए आपने ये जितने भी कंपाउंड्स का जिक्र किया जा रहा है वो टिपिकली प्लांट्स के कंपाउंड्स हैं, और उन कंपाउंड्स की सिंथेसिस में इन डिफरेंट कंपाउंड्स, इन डिफरेंट मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का रोल आप यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप वन बाय वन हर एक को रिव्यू करें तो आप इजीली इनको गेस करने में कामयाब हो जाएंगे कि भाई ये चीज किस में पाई जाती है, तो ये किस में पाई जाती है। और ज्यादातर ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं ना, ये एंजाइम्स के एक्टिवेटर के तौर पर एक्ट करते हैं। तो ये जितने भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट देख रहे हैं, इनको आप एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम के तौर पर आपने कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहां से कई एक एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं, इसलिए आपने इस टेबल को इग्नोर नहीं करना है, इसको थॉरली कवर करना है। स्पेशली यहां पर कुछ न्यूट्रिएंट, कुछ जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट, उनका रोल आपने खास तौर पर याद रखना है, क्योंकि वो पंजाब की बुक के अंदर और दीगर बुक्स के अंदर भी आपको मिल जाता है। मिसाल के तौर पर आपको यहां पर फास्फोरस का बिल्कुल क्लियरली कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फास्फोरस किस किस चीज को बनाने के लिए दरकार है। नाइट्रोजन का बिल्कुल जिक्र पता होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरी बुक्स के अंदर भी इन एलिमेंट्स को पॉइंट आउट किया हुआ है। तो इसी तरह से आपको आयरन का भी आइडिया होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर यहां पर अक्सर सवाल पूछा जाता है कि इन प्लांट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिक्वायर्ड
आयरन या इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आयरन इज प्रेजेंट इन प्लांट बॉडी। तो यूं ऑप्शन उसके अंदर दिए हुए होते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे और उसमें एक ऑप्शन हो सकता है कि हीमोग्लोबिन का भी हो। तो बच्चे फौरन से एक्साइटेड होकर, चूंकि हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं स्टूडेंट, लिहाजा यहां पर जब आयरन की एग्जिस्टेंस पूछी जाती है प्लांट में किसी कंपाउंड के अंदर, तो फौरन बच्चा हीमोग्लोबिन की तरफ दौड़ता है, जबकि हीमोग्लोबिन तो प्लांट में होता ही नहीं है। तो आपने केयरफुल रहना है कि भाई आयरन ये प्लांट में कौन से कंपाउंड्स में पाया जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा है कि ये जो साइटोक्रोम इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर और रेस्पिरेशन में, और इसके अलावा फेराडॉक्सिन है, प्लास्टोक्विनोन है, तो ये सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं दैट कंटेन आयरन। बट अगरचे हीमोग्लोबिन भी आयरन कंटेन करता है, लेकिन हीमोग्लोबिन इज नॉट अ प्लांट बेस्ड कंपाउंड। हीमोग्लोबिन इज फाउंड इन द एनिमल्स या फिर ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। तो यहां पर केयरफुल रहने की जरूरत है। इन तमाम न्यूट्रिएंट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये प्लांट को दो डिफरेंट कंपाउंड से हासिल हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द सोर्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन आपको जो बाकी एलिमेंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो ये दरअसल मिनरल की फॉर्म में सॉइल से ऑब्टेन किए जाते हैं, इनके लिए सॉइल सोर्स है। अगरचे वाटर के लिए भी सॉइल सोर्स है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बाहर से ऑब्टेन कर लेते हैं, लेकिन बाकी ये जितने भी न्यूट्रिएंट हैं दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल। और अगर किसी जगह पर आप देखें कि सॉइल में कोई प्लांट, कोई पर्टिकुलर क्रॉप प्लांट वहां पर रिपीटेडली ग्रो किया जा रहा है, दिस एक्टिविटी इज नोन एज क्रॉप रिपीटिशन। क्रॉप रिपीटिशन का मतलब है कि कल्टीवेशन ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप या कल्टीवेशन ऑफ सेम क्रॉप इन द सेम फील्ड अगेन एंड अगेन। तो इस क्रॉप रिपीटिशन का इफेक्ट क्या आएगा? ड्यू टू दिस क्रॉप रिपीटिशन सर्टेन काइंड ऑफ मिनरल डेफिशिएंसीज विल बी डेवलप्ड इन द प्लांट। क्योंकि अगर एक ही क्रॉप को बार बार उसी सॉइल के अंदर कल्टीवेट किया जा रहा है तो कुछ खास किस्म के न्यूट्रिएंट उस सॉइल के अंदर डेफिशिएंट हो जाते हैं और उन एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट के ऊपर भी कुछ इफेक्ट्स डेवलप होते हैं एंड दोज इफेक्ट्स आर कॉल्ड डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स की बॉडी पर भी कुछ इफेक्ट्स डेवलप होंगे जिन्हें डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर उन डेफिशिएंसी सिम्टम्स में आप अगर ये बुक्स में देखें तो आपको एनबीएफ की बुक में भी ये कुछ सिम्टम्स नजर आ जाएंगी और पंजाब वाली बुक में भी आपको ये सिम्टम्स मिल जाएंगी। और वो सिम्टम्स क्या है कि नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट की एक तो ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है। स्टंटेड का मतलब है कि ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी और वो प्लांट नॉर्मल हाइट अटेन नहीं कर सकेगा। उसके बॉडी पार्ट्स का साइज छोटा रह जाएगा, फ्रूट है तो वो छोटा रह जाएगा, लीफ छोटे रह जाएंगे, कद उसका छोटा रह जाएगा। तो ये कहलाती है स्टंटेड ग्रोथ। और इसके साथ साथ उसमें स्ट्रॉन्ग क्लोरोसिस होगा। क्लोरोसिस कहते हैं येलोइंग को। क्लोरोसिस का मतलब क्या है? येलोइंग इन प्लांट्स। और ये येलोइंग किस वजह से हो रही है? ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल। एक्चुअली क्लोरोफिल नीड्स nitrogen to be synthesized and if nitrogen is deficient to the plant body तो chlorophyll synthesis affect हो जाएगी and due to lack of chlorophyll plant leaves become yellow. This kind of yellowing is called chlorosis. तो इस तरह से नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरोसिस हो जाएगा। सिमिलरली आप मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से भी ये क्लोरोसिस को ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि मैग्नीशियम भी दरअसल क्लोरोफिल का एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। लिहाजा अगर मैग्नीशियम नहीं मिलेगा प्लांट को तो तब भी उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा और इस सूरत में भी जो येलोइंग होगी उसे क्लोरोसिस ही कहा जाएगा। बस आपने ये याद रखना है कि ये जो क्लोरोसिस है दिस इज येलोइंग ऑफ द लीव्स ड्यू टू मिनरल डेफिशिएंसी, आइदर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द नाइट्रोजन और ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द मैग्नीशियम। इन दोनों की डेफिशिएंसी से क्लोरोफिल अगर नहीं बनता तो दिस काइंड ऑफ येलोइंग इज कॉल्ड क्लोरोसिस। लेकिन बच्चों यहां पर आपको कुछ रिलेटेड टर्म्स जो जिनका जिक्र यहां पर नहीं लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए, वो क्या? आपने मुख्तलिफ जगहों पर ये दो टर्म्स पढ़ी होंगी। उनमें से एक टर्म है इटियोलेशन। अब देखो ये इटियोलेशन का मतलब क्या है? इटियोलेशन इज ऑल्सो अ येलोइंग इन प्लांट लीव्स। ये भी प्लांट लीव्स की एक किस्म की येलोइंग होती है। प्लांट लीव्स येलो हो जाते हैं बट नॉट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द मिनरल्स। यहां पर भी अगरचे क्लोरोफिल नहीं बन रहा होगा, क्लोरोफिल की लैकिंग की वजह से ये येलोइंग होगी, लेकिन यहां पर क्लोरोफिल की फॉर्मेशन इनहिबिट होने का जो कॉज है वो मिनरल डेफिशिएंसी नहीं बल्कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लाइट। इफ प्लांट्स आर ग्रोन इन डार्क, ठीक है, इफ
प्लांट्स आर ग्रोन इन डार्क, तो ऐसी सूरत में आपको यहां पर ये डेफिशिएंसी नजर आएगी। इफ प्लांट्स आर ग्रोन इन डार्क, तो ऐसी सूरत में आप देखिए लाइट की डेफिशिएंसी की सूरत में उसका क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा और क्लोरोफिल की लैकिंग की वजह से येलोइंग हो जाएगी, जिसको इटियोलेशन कहा जाएगा। तो क्लोरोसिस एंड इटियोलेशन बोथ आर येलोइंग ऑफ द प्लांट लीव्स, बट इनका जो कॉज है वो डिफर कर रहा है। दोनों में एक कदर मुश्तरक है, वो क्या कि इन दोनों केसेस में इटियोलेशन में भी क्लोरोफिल नहीं बन रहा और क्लोरोसिस में भी क्लोरोफिल नहीं बन रहा, लेकिन इटियोलेशन में क्लोरोफिल ना बनने का सबब लाइट की डेफिशिएंसी है और क्लोरोसिस में क्लोरोफिल ना बनने का सबब मिनरल डेफिशिएंसी है। यहां पर बच्चों एक और तरह की येलोइंग भी आपको जरूर नोटिस करनी है और मोहतात रहना, यहां पर गलती होने का चांस होता है, और वो है येलोइंग ऑफ द एक्सक्रीटोफोर्स। एक्सक्रीटोफोर्स किसे कहते हैं? एक्सक्रीटोफोर्स, ये आपने टर्म पढ़ी होगी एक्सक्रीटोफोर्स की एक्सक्रीशन वाले चैप्टर के अंदर। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में इस चीज का जिक्र किया जाता है, पंजाब वाली बुक में आपको ये टर्म वाज़ेह तौर पर मिल जाएगी। तो एक्सक्रीटोफोर का मतलब ये होता है कि ऐसे लीव्स जो बहुत ज्यादा वेस्ट अपने अंदर डिपॉजिट कर चुके होते हैं और एक वक्त आता है कि ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ द वेस्ट उनके क्लोरोफिल के कलर के ऊपर वेस्ट का कलर डोमिनेट कर जाता है और ऐसी सूरत में लीव अब ग्रीन नजर आने के बजाय येलो नजर आना शुरू हो जाता है। और ये कौन सा वक्त होता है? ये दरअसल मौसम खिजा होता है, ऑटम सीजन होता है। तो ऑटम सीजन के ये लीव जो येलो कलर के आपको दिखाई दे रहे होते हैं, ये ड्यू टू लैक ऑफ क्लोरोफिल नहीं है, बल्कि ये ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ वेस्ट है। तो ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ वेस्ट जब ये लीव येलो हो जाते हैं तो मौसम खिजा में प्लांट उन ऐसे लीव्स को वो गिरा देता है और इस तरह से वो अपनी वेस्ट से छुटकारा पा लेता है। तो चूंकि ये लीव्स उनके अंदर वेस्ट को रिमूव करने के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं, इस वजह से ऐसे लीव्स को जो वेस्ट रिमूव करने में इस्तेमाल हो रहे हैं, ऐसे लीव्स को एक्सक्रीटोफोर्स का नाम दिया गया। तो एक्सक्रीटोफोर्स भी येलो कलर के लीव्स होते हैं। जो इटियोलेटेड लीव्स होंगे वो भी येलो कलर्ड होंगे और जो क्लोरोटेड लीव्स होंगे वो भी येलो कलर्ड होंगे। लेकिन आपने इटियोलेटेड लीव्स में और क्लोरोटेड लीव्स में तो ये बात जाननी है कि क्लोरोफिल नहीं है। यहां पर लाइट की डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरोफिल नहीं बना और यहां पर मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से क्लोरोफिल नहीं बना। बट इन केस ऑफ एक्सक्रीटोफोर क्लोरोफिल फॉर्मेशन इज नॉट इनहिबिटेड। याद रखो यहां पर क्लोरोफिल फॉर्मेशन हुई है, लेकिन ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ वेस्ट क्लोरोफिल कलर इज सुप्रेस्ड बाय द वेस्ट कलर एंड देयरफॉर लीव्स बिकम येलो इन कलर। तो ये आपने एक्सक्रीटोफोर्स की येलोइंग, इटियोलेटेड लीव्स और क्लोरोटेड लीव्स की येलोइंग में डिफरेंस जरूर माइंड में रखना है। अगर किसी एमसीक्यू में इन पॉइंट ऑफ व्यू से बात पूछी जाए तो आप बिल्कुल फैमिलियर हो इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है बच्चों, तो आपको इस तरह से ये नाइट्रोजन और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का आइडिया हो गया। फिर इसी तरह से फास्फोरस डेफिशिएंसी की वजह से आप देखें स्टंटेड ग्रोथ ऑफ रूट स्पेशली। देखो यहां पर नाइट्रोजन और फास्फोरस में अक्सर मिक्सिंग हो जाती है। नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है वो ओवरऑल स्टंटेड ग्रोथ कॉज करती है, बट फास्फोरस डेफिशिएंसी स्पेशली कॉजेज स्टंटेड ग्रोथ ऑफ द रूट। तो लिहाजा यहां पर भी कोई एमसीक्यू पूछा जाए तो आपने मोहतात रहना है, इस पॉइंट को भी अच्छी तरह ज़हननशीन कर लीजिए। एंड पोटाशियम डेफिशिएंसी की वजह से लीफ मार्जिन स्पेशली येलो हो जाएंगे और ब्राउन हो जाएंगे और इसके साथ साथ प्रीमेच्योर डेथ भी प्लांट की ऑब्जर्व की जाती है। तो यूं ये डिफरेंट टाइप की जो मिनरल डेफिशिएंसीज हैं वो प्लांट्स के अंदर आप ऑब्जर्व करते हैं ड्यू टू, इसका ओवरऑल कॉज क्या था? ड्यू टू क्रॉप रिपीटिशन। तो अगर यूं एक ही क्रॉप को बार बार कल्टीवेट किया जा रहा है तो उसका ये इफेक्ट आता होता है। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर ये ऐसा हो रहा है तो हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? देखो इसका ट्रीटमेंट ये नहीं है कि भाई एक प्लांट में इस तरह कोई सिम्टम्स अपीयर हो गई हैं तो उसके बाद आप उसको कोई दवा दें तो उसकी वो सिम्टम्स खत्म हो जाएंगी। याद रखो कि जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होती हैं वो परमानेंट होती हैं और ऐसे प्लांट जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो कर रहे होते हैं उनको अल्टीमेटली रिमूव कर दिया जाता है सॉइल में से, और जो बाकी प्लांट्स हैं उनकी फिक्र की जाती है कि उनको अफेक्ट ना हो। तो उनके लिए क्या किया जाएगा? उनके लिए हमने करना ये होता है कि या तो क्रॉप रोटेट करें, यानी इसका तरीका ये होगा कि आपने एक सीजन के अंदर एक क्रॉप लगाई तो अगले सीजन के अंदर कोई और क्रॉप लगाएं और उससे अगले सीजन में फिर कोई और फिर बेशक वो पहले वाली क्रॉप। तो यूं अगर इस तरह डिफरेंट क्रॉप्स को रोटेट करते रहेंगे आप उस सॉइल के अंदर, दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। इस तरह से आप देखें कि किसी पर्टिकुलर मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं होगी। ठीक है भाई, तो क्रॉप रोटेशन दैट इज कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली इन द सेम फील्ड, ये एक पॉसिबल ट्रीटमेंट है। लेकिन बाज़ औक़ात हम
मजबूर होते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट या क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इजाज़त नहीं दे रही होती हैं कि हम डिफरेंट क्रॉप्स उस सॉइल के अंदर कल्टीवेट करें, या फिर उस इलाके की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई कैश क्रॉप है, आपको हर दफ़ा वही कल्टीवेट करनी होती है। तो ऐसी सूरत में फिर क्या किया जाए? ऐसी सूरत में फिर एडिशन ऑफ फर्टिलाइज़र, आपको सॉइल को रिप्लेनिश करना पड़ेगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को खुद से ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप की जो पॉसिबल वो फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल के अंदर ऐड करने होंगे। तो इस तरह से फर्टिलाइजर्स की एडिशन के जरिए, जैसे मिसाल के तौर पर फर्टिलाइजर्स में अमोनियम नाइट्रेट का आपने नाम सुना होगा, या इसी तरह से DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट, या फिर ये यूरिया फर्टिलाइजर्स होती हैं। So these are different kind of fertilizers. You can add them in the soil to replenish the soil, और इस तरह से प्लांट्स में जो मिनरल डेफिशिएंसी है वो कंपनसेट हो सकती है। ठीक है, तो ये मिनरल डेफिशिएंसी का आपने इफेक्ट और फिर उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट मुलाहिजा कर ली। तो ये आपने मिनरल न्यूट्रिशन प्लांट्स में याद रखनी है। अच्छा, अभी हमने जिक्र किया था कि प्लांट्स में कुछ स्पेशल हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाए जाते हैं। उनको जिक्र करने से पहले हम ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्रॉप्स फेल टू फ्लरिश इफ ग्रोन रिपीटेडली इन द सेम फील्ड अनलेस सॉइल इज रिप्लेनिश्ड विद, तो देखो अभी हमने जिक्र किया कि अगर रिपीटेड कल्टीवेशन होगी तो सॉइल में प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। तो ये तब तक ऐसा मुमकिन हो सकता है जब तक आप उसको रिप्लेनिश ना कर दें। किसके साथ? अदर सॉइल के साथ उसको रिप्लेस करना होगा, या फिर न्यूट्रिएंट के साथ, या फिर प्लो कर दें उधर, या पेस्टिसाइड, या फिर यहां पर अगर हम एक और ऑप्शन भी ऐड कर लें कि ऑल ऑफ देम, क्या करना होगा हमें? तो एक्चुअली ज्यादा सुटेबल ऑप्शन यहां पर है न्यूट्रिएंट। अगर आप उसको न्यूट्रिएंट के साथ रिप्लेनिश कर लेते हैं सॉइल को, तो ऐसी सूरत में वो सॉइल एनरिच हो जाएगी एंड प्लांट्स कैन बी ग्रोन इजीली। एक और क्वेश्चन देखिए इस हवाले से कि मार्जिन्स ऑफ लीव्स विल बिकम येलो एंड ब्राउन एंड प्लांट मे डाई अर्ली इन लाइफ इफ इट फेसेस डेफिशिएंसी ऑफ। अभी हमने जिक्र किया था कि ये डेफिशिएंसी दरअसल पोटाशियम की है जो लीफ मार्जिन्स को येलो और ब्राउन करती है। फॉस्फोरस की वजह से आपने स्टंटेड ग्रोथ ऑफ रूट मुलाहिजा की। कैल्शियम डेफिशिएंसी की कोई सिम्टम हमारे कोर्स में गिवन नहीं है। आयरन डेफिशिएंसी की भी कोई सिम्टम हमारे पास गिवन नहीं है। तो आपने यहाँ पर पोटाशियम को पिक करना है, ए और सी को वैसे इग्नोर कर देंगे हम। ठीक है, तो पोटाशियम इज द राइट आंसर। देन अब हम देखते हैं कि प्लांट्स में वो जो स्पेशल हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जिक्र किया जा रहा है वो क्या है। यहां पर जो प्लांट्स से मुराद ट्रू प्लांट्स नहीं है। ठीक है, यहां पर हम वो जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है प्लांट्स की उसके मुताबिक हम बात कर रहे हैं। और पहले जमाने में प्लांट किंगडम के अंदर फंजाई और बैक्टीरिया को भी शामिल किया जाता था। तो हम ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जिक्र कर रहे हैं। एक्चुअली हमने इस टॉपिक को जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है या सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक, वहां से पिक किया है। नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक चूंकि वो करंट क्लासिफिकेशन जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन उसके ऊपर बेस्ड है, तो उसमें हम प्लांट्स में सिर्फ वो ट्रू प्लांट्स को इंक्लूड करते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया अलग किंगडम्स में हम कंसिडर करते हैं। तो हम यहाँ पर ये जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो ओल्ड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इसमें आपने प्लांट्स में बैक्टीरिया और फंजाई को भी इंक्लूडेड रखना है माइंड में। ठीक है, यहाँ पर हमारी मुराद उनसे भी होगी। तो स्पेशल हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में आप देखिए ये 4 डिफरेंट टाइप के स्पेशल हेटेरोट्रॉफिक मोड्स आपको नजर आएंगे। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एंड द कार्निवोरस न्यूट्रिशन। वन बाय वन हम देखते हैं और इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप देखिए कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दिस इज एक्चुअली द फीडिंग ऑन डेड और डीकेइंग मैटर सच एज डेड लीव्स इन द सॉइल और रॉटिंग ट्रीज ऑफ द ट्री ट्रंक इज कॉल्ड द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, आप देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे खासतौर पर बैक्टीरिया और फंजाई इसके लिए सुटेबल एग्जांपल्स होंगी। तो ये बैक्टीरिया एंड फंजाई डेड लीव्स के ऊपर या जो रॉटिंग ट्री ट्रंक्स होते हैं उनके ऊपर ये ग्रो कर रहे होते हैं और वहां से न्यूट्रिशन एक्वायर कर रहे होते हैं। दिस काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और वो ऑर्गेनिज्म जो इस तरह की न्यूट्रिशन हासिल करा तो उसको सैप्रोट्रॉफ कहा जाता है। तो जो ट्रू प्लांट्स हैं उनमें कोई भी सैप्रोट्रॉफ नहीं है कि इन योर माइंड नो ट्रू प्लांट इज सैप्रोट्रॉफ। ठीक है, कोई भी जो ट्रू प्लांट है जो आजकल किंगडम प्लांटी का हिस्सा है वो सैप्रोट्रॉफ नहीं है। नो ट्रू प्लांट इज
सेप्रोट्रॉफ। तो यहां पर हम एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, तो एग्जाम्पल हमने यहां पर बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है, सम बैक्टीरिया एंड ऑलमोस्ट ऑल फंजाई, ये इस तरह की सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है कि दे रिलीज एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, अपने बॉडी से एंजाइम बाहर रिलीज कर देते हैं, which digest the decaying matter and then they absorb the soluble products back into their cell. यानी actually these organisms are absorptive heterotroph। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके लिए खास टर्म यूज की जाती है, वो टर्म क्या है, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। तो ये दरअसल एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है भाई। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई इसकी एग्जांपल होंगी। उसके बाद फिर देखिए पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फीडिंग बाय लिविंग इन और ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स, और वो अदर ऑर्गेनिजम्स भी लाइव ऑर्गेनिजम्स होंगे, कोई दूसरे जिंदा ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या उसके अंदर रहकर अगर फीडिंग की जाए, उनसे न्यूट्रिशन एक्वायर की जाए, सो इसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहेंगे। यहां पर बच्चों याद रखो कि ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन डिफरेंट स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान होती है, सेम स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान नहीं है। मिसाल के तौर पर जैसे एक मदर बॉडी के अंदर उसका जो बेबी ग्रो कर रहा होता है फीटस स्टेज में, क्या वो अपनी मदर का पैरासाइट होगा? नो, उसको पैरासाइट नहीं माना जाएगा, ठीक है, वो इस तरह की किसी एसोसिएशन का हिस्सा नहीं है। तो पैरासाइट और होस्ट हमेशा ये डिफरेंट स्पीशी के मेंबर्स कंसिडर किए जाते हैं। ओके, तो डिफरेंट स्पीशी के दरमियान इस तरह से एसोसिएशन होती है। इसमें जो न्यूट्रिशन को एक्वायर कर रहा होता है उसे पैरासाइट कहा जाएगा, और जिससे न्यूट्रिशन ली जा रही होती है, जिस पर वो पैरासाइट डिपेंडेंट है, दैट इज नोन एज द होस्ट। तो इसमें देखो कि पैरासाइट अटैच देमसेल्व्स टू द लिविंग थिंग्स और देयर होस्ट फॉर नरिशमेंट एंड गिव हार्म टू देयर होस्ट। देखो ये प्रॉपर्टी आपको नजर आएगी कि जो पैरासाइट होते हैं वो ना सिर्फ न्यूट्रिशन एक्वायर कर रहे होते हैं, बल्कि उसमें रिजल्ट में अपने होस्ट को नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। अक्सर ये डिजीजेस कॉज कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स या नरिशमेंट फ्रॉम द हायर प्लांट्स, द पैरासाइट पेनिट्रेट्स इट्स सक्कर्स इन द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द होस्ट। देखो प्लांट से अक्सर जब ये पैरासिटाइज कर रहे होते हैं ना डिफरेंट पैरासाइट, तो वो अपने सक्कर्स को प्लांट के अंदर पेनिट्रेट कर देते हैं और वहां से फिर वो प्लांट का जो सैप है उसको सक करते हैं। यहां पर आप एक एग्जांपल फंजाई से ले सकते हैं, पक्सीनिया बिलोंग्स टू द फंजाई। तो देयर आर मेनी फंगल पैरासाइट दैट पैरासिटाइज द प्लांट बॉडीज। और इसके अलावा यहां पर आपको एक ट्रू प्लांट भी मिल जाएगा, किंगडम प्लांटी का मेंबर है डोडर या कस्क्यूटा। ये एक लीफलेस प्लांट होता है दैट लिव्स ऑन द ट्विनिंग पैरासाइट, एज अ ट्विनिंग पैरासाइट, यानी बेल की तरह ये ग्रो करता है। जैसे ये मुख्तलिफ किस्म की बेलें होती हैं जो किसी दीवार के ऊपर या किसी सहारे के साथ यूं लिपटती चली जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह से ये भी एक ट्विनिंग पैरासाइट है। ये बारीक सी तारों की तरह ये बेल होती है और प्लांट के ऊपर ये ग्रो करना शुरू कर दे तो उसको ये पूरा ऑक्यूपाई कर लेती है, और इस तरह से ये कस्क्यूटा प्लांट में से न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर करता रहता है। ठीक है भाई, तो आपने यहाँ पर ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। यहाँ पर बच्चों आपको आइडिया होना चाहिए कि पैरासाइट्स में दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं। अगरचे इसका जिक्र यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल मुख्तलिफ जगहों पर पैरासाइट्स का जिक्र मिलता है आपको। फंजाई वाले चैप्टर के अंदर भी मिलता है, अगरचे फंजाई का चैप्टर कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जो रिलेटेड चीज़ें आपको मैंने पहले भी कहा था उनको ज़रूर कवर किया करें। तो पैरासाइट की दो टाइप्स आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। जैसे एक होती है ऑब्लिगेट पैरासाइट, हमने वायरस वाले चैप्टर में भी इसका जिक्र किया था, और दूसरा पैरासाइट होता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। देखो ऑब्लिगेट पैरासाइट एक ऐसा पैरासाइट होगा जो कि अपने होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन इट्स होस्ट। लेकिन फैकल्टेटिव पैरासाइट दरअसल ये सेप्रोट्रॉफ के तौर पर भी एग्जिस्ट कर रहा होता है, यानी अगर इसको होस्ट मिल जाए तो इट बिकम्स पैरासाइट, अदरवाइज इट बिकम्स सेप्रोट्रॉफ। तो ये इस तरह से अपने होस्ट के बगैर सर्वाइव कर सकता है। तो ये दो तरह के पैरासाइट आप जरूर याद रखिएगा। अच्छा, तो अब आप देखो इस हवाले से क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड विद एन ऑब्लिगेट पैरासाइट। अभी हम जिक्र कर रहे थे ऑब्लिगेट पैरासाइट के साथ कौन सी स्टेटमेंट रिलेट नहीं कर रही, नॉट रिलेटेड। तो इट गेट्स फूड फ्रॉम द लिविंग होस्ट। यस, चूंकि ये पैरासाइट है तो ये लाजमी लिविंग होस्ट से ही अपने न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर कर रहा है। इट कांट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, जाहिर है कि
पैरासिटाइज ये इसी वजह से कर रहा है कि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पा रहा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर डिपेंडेंट है, ये इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं बना सकता। इट कैन लिव विदाउट होस्ट, अभी मैंने आपको समझाया था कि ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसा है विच कांट लिव विदाउट होस्ट, इसका मतलब है कि दिस इज नॉट रिलेटेड विद द ऑब्लिगेट पैरासाइट, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड पर्टिकुलरली विद द फैकल्टेटिव पैरासाइट, लिहाजा यही आंसर होना चाहिए। और डी है कि इट ऑलवेज कॉज डिजीज, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट के साथ पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि हम इसको रिलेट ना करें, तो ये डिजीज को कॉज कर रहे होते हैं। तो नॉट रिलेटेड में आप देखें कि सी ऑप्शन इज द राइट वन। जी, उसके बाद हम बात करते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। तो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन से क्या मुराद है? ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एसोसिएट कर जाते हैं और इस म्यूचुअली एसोसिएशन के नतीजे में ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट शेयर करेंगे, या सम टाइम कोई एक बेनिफिट दे रहा होगा तो दूसरे को बेनिफिट नहीं तो कोई नुकसान भी नहीं हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम जिस सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की बात करें उसमें हमने दो एग्जाम्पल्स ली हैं, एक है लाइकेंस और इसके अलावा दूसरी एग्जाम्पल अभी आपको माइक्रोराइजी की फॉर्म में देंगे। देखो लाइकेंस क्या होते हैं? लाइकेंस बेसिकली दिस इज एन एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस, मोस्टली उसमें एस्कोमाइकोट के मेंबर्स होंगे, एस्कोमाइकोट्स या एस्कोमाइसीड्स भी कहा जाता है, एंड अ फ्यू बेसिडियोमाइसीड के मेंबर्स हैं जो फंगल पार्टनर के तौर पर एक्ट करेंगे। और दूसरा साइनोबैक्टीरियम या ग्रीन अलगा। तो ग्रीन एल्जी या फिर साइनोबैक्टीरिया ये फोटोसिंथेटिक पार्टनर होगा, और जबकि फंगल पार्टनर के तौर पर एस्कोमाइसीड्स या फिर बेसिडियोमाइसीड्स के मेंबर होंगे। आपको इस एसोसिएशन का आइडिया होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से मेंबर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें। अब ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट क्या देंगे? देखो अलगा पार्टनर, अलगल पार्टनर जैसे एल्जी मेक्स फूड बाय photosynthesis while the fungus supplies water and minerals and protection against द डेसिकेशन। देखो ये दोनों पार्टनर एक दूसरे को क्या दे रहे हैं कि आप देखें एल्जी से फोटोसिंथेसिस के जरिए प्रिपेयर्ड फूड मिलेगा, जबकि फंजाई उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे, मिनरल्स वगैरह, वाटर सप्लाई करेंगे फंजाई, और इसके अलावा डेसिकेशन यानी पानी की कमी से महफूज रखेंगे, उसको मॉइस्ट रखेंगे एल्जी को। इस तरह से एल्जी और ये फंजाई दोनों मिलकर आसानी से वहां पर ग्रो कर रहे होते हैं। दरअसल लाइकन की बॉडी को अगर आप एग्जामिन करें तो 3 लेयर्स आपको नजर आती हैं। ये जैसे सबसे ऊपर सरफेस के ऊपर आपको टॉप लेयर जो नजर आ रही है, सरफेस लेयर, ये फंगल हाइफी पर मुश्तमिल होगी, एंड दिस अपर लेयर इज वेरी मच थिन एंड टफ विच कंसिस्ट ऑफ ओनली फंगल हाइफी, और यहां पर बड़ी कॉम्पैक्टली पैक्ड फंगल हाइफी होंगे। whereas the middle layer consists of fungal hyphae interwoven with the photosynthetic cell, यानी यहां पर फंगल हाइफी बिल्कुल लूजली पैक होते हैं और दरमियान में यहां आपको बहुत सारे अलगल सेल्स भी मिलेंगे जो कि ताल्लुक रखते हैं साइनोबैक्टीरिया या फिर ग्रीन एल्जी से। और फिर बॉटम लेयर कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड फंगल हाइफी, और इसके साथ साथ यहाँ पर फंगल हाइफी ने राइजोइड्स टाइप के स्ट्रक्चर भी बनाए होंगे। तो आप इस तरह से वर्टिकल सेक्शन के अंदर, क्रॉस सेक्शन में आप ये 3 लेयर्स इजीली एग्जामिन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो अलगल सेल्स होते हैं ना, उनके गिर्द कुछ स्पेशलाइज्ड फंगल हाइफी विच पेनिट्रेट और एनवेलप द फोटोसिंथेटिक सेल, दे ट्रांसफर न्यूट्रिएंट डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द फंगस। यानी यूं समझ लें कि कुछ स्पेशलाइज्ड फंगल सेल्स हैं, ना सिर्फ वो अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं अलगल सेल्स के, बल्कि सम टाइम वो ऊपर एनवेलप के तौर पर मौजूद होते हैं और इनके जरिए पे न्यूट्रिएंट बाकी फंगल सेल्स को सप्लाई हो रहे होते हैं। तो ये आपने एसोसिएशन याद रखें, इसे कहते हैं लाइकेंस। इसी तरह से सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में माइक्रोराइजी इज अनदर एग्जांपल। Mycorrhizae is also a mutualistic association, mutualistic relationship between soil fungi and the roots of the most plants. यानी ज्यादातर जो vascular plants हैं, they have mycorrhizal association with their roots. तो इसमें कौन किसको बेनिफिट दे रहा है? तो फंगस डिपेंड्स अपॉन द फोटोसिंथेट ऑफ द प्लांट, क्योंकि यहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक पार्टनर है वो प्लांट है। प्लांट में जो फूड प्रिपेयर होगा वो सर्कुलेट होता हुआ रूट में आता है और रूट से वो ये फंजाई ऑब्टेन करते हैं। और जबकि फंजाई रिजल्ट में क्या दे रहे हैं, तो याद रखिए इसमें द बेनिफिट ड्राइव्ड बाय माइक्रोराइजा प्लांट इज नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड। यानी ये बिल्कुल क्लियरली यूं क्लेम नहीं किया जा सकता कि कौन सा बेनिफिट माइक्रोराइजल फंजाई की वजह से प्लांट को हासिल हो रहा है। अगर हम पॉसिबिलिटीज देखें तो सरफेस एरिया ऑफ द रूट को एक्सटेंड करने में ये इन्वॉल्व हो रहे हैं,
ठीक है। इसके अलावा ये भी अज्यूम किया जाता है कि सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये भी अज्यूम किया जाता है कि सर्टेन न्यूट्रिएंट्स लाइक फास्फोरस, जिंक, कॉपर, ये ऑब्टेन करने में माइकोराइजी फंजाई हेल्प कर रही है, बट दिस इज नॉट क्लियर, ठीक है। अगर ये दोनों ऑप्शन इकट्ठे आ जाएं तो फिर आपने ये नॉट प्रॉपरली अंडरस्टूड को प्रेफर करना है। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी का जिक्र किया जा रहा हो कि भाई कौन सा रोल पॉसिबल है, तो जैसे मैंने बताया कि ये रूट के सरफेस एरिया को एक्सटेंड कर रही हैं फंजाई, ये भी पॉसिबल है, एंड दे हेल्प टू एब्जॉर्ब फास्फोरस, जिंक एंड कॉपर, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो लेकिन बहरहाल ये देखा है कि जिन प्लांट्स के साथ माइक्रोराइजल एसोसिएशन नहीं होगी उनकी ग्रोथ अफेक्ट होती है, तो इसका मतलब है कि बेनिफिट कुछ ना कुछ दे जरूर रहे हैं। अब आप इस हवाले से ये क्वेश्चन देखिए कि इन माइक्रोराइजल एसोसिएशन द फंगस डिपेंड्स अपॉन द फोटोसिंथेट ऑफ द प्लांट व्हाइल द बेनिफिट ड्राइव्ड बाय द प्लांट थ्रू द फंगस इज, तो अब देखो फंगस से जो ड्राइव हो रहा है बेनिफिट वो क्या होगा, टू एब्जॉर्ब सर्टेन न्यूट्रिएंट एफिशिएंटली, या टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट, या नथिंग, या नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, बाज बच्चे ये इसको पिक करने की कोशिश करते हैं तो कोई इसको पिक करने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी आपको समझाया कि ये दोनों पॉसिबिलिटी जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर यूं बताया हुआ है कि नॉट क्लियरली अंडरस्टूड, तो इस वजह से अगर ये ऑप्शन मौजूद हो फिर आप इनकी तरफ नहीं जाएंगे, फिर आप इनको पिक करेंगे, ये राइट आंसर यहाँ पर नॉट क्लियरली अंडरस्टूड हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाली बात यहाँ पर ना गिवन होती या सिर्फ पॉसिबिलिटी का जिक्र हो रहा होता कि कौन सा फंक्शन पॉसिबल है, तो फिर आप ये टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स या फिर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, इनमें से कोई भी पिक कर सकते थे या दोनों को भी पिक कर सकते थे अगर ऑप्शन मौजूद होता, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर दिया जाएगा। एक और क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि विच इज इनकरेक्ट फॉर माइक्रोराइजा, तो इट इज एन एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड द प्लांट रूट्स, दिस इज करेक्ट। इट इज अ सिम्बायोट, अगेन इट इज करेक्ट। बोथ पार्टनर्स आर हार्मफुल फॉर ईच अदर, नो, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है तो हार्मफुल तो हो नहीं सकती। इट इज बेनिफिशियल टू बोथ पार्टनर, यस इट इज बेनिफिशियल, तो इनकरेक्ट क्या हुआ, सी इज द राइट आंसर। अच्छा, उसके बाद अब आप न्यूट्रिशन इन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की बात करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स या जिन्हें कार्निवोरस प्लांट्स भी कहा जाता है, उसमें न्यूट्रिशन कैसे होती है। याद रखो कि ये जो कार्निवोरस या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं इनमें कुछ फीचर्स आपको कॉमनली नजर आएंगे, बाकी कुछ अभी आपको पॉइंट जो डिफर करते होंगे वो आपको बताते हैं। जो कॉमन फीचर्स हैं इन तमाम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के वो क्या है, तो एक्चुअली क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे सप्लीमेंट देयर इनऑर्गेनिक डाइट, ये जो एनिमल न्यूट्रिएंट्स होंगे, एनिमल की ये प्रोटीन को हासिल करें ना, सो दीज न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट देयर इनऑर्गेनिक डाइट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वैसे तो प्लांट ऑटोट्रॉफ है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पर वो रिलाई कर रहा है, लेकिन वो देखिए कि ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को इस तरह से वो एक्वायर कर रहा है, तो ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट कर देते हैं इनऑर्गेनिक डाइट को। सेकंड थिंग, दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय ट्रैपिंग और डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल। तो खुराक क्या बनती है, इंसेक्ट्स या फिर स्मॉल एनिमल्स, इन दो ग्रुप्स को आप याद रखें। ऐसा नहीं है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स फीड अपॉन ह्यूमन पे नहीं करते या दूसरे बड़े एनिमल्स पे ये फीड नहीं करते, इंसेक्ट्स और स्मॉल एनिमल्स। All the insectivorous plants are true autotrophs. This is very much important point. Keep in your mind. They are true autotrophs. They are capable to perform photosynthesis. बास बच्चे confusion का शिकार होते हैं कि शायद ये insectivorous या carnivorous हैं तो ये photosynthesis नहीं करते होंगे, तो they perform photosynthesis. But when they capture prey, अब यहाँ पर अक्सर ये MCQ बनाया होता है, ये स्टेटमेंट यूँ लिखी हुई होती है और ये बात अधूरी छोड़ दी जाती है और डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे फिट किए जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि व्हेन दे कैप्चर प्रे, तो ऑप्शंस हो सकते हैं कि दे बिकम हेटरोट्रॉफ्स या दे बिकम सेप्रोट्रॉफ्स, इस तरह से मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि व्हेन दे कैप्चर प्रे देयर ग्रोथ बिकम्स रैपिड। क्यों? क्योंकि दरअसल ये जो नाइट्रोजन होती है इनके अंदर वो दरअसल इनको रिक्वायर्ड होती है। अपेरेंटली नाइट्रोजन कंपाउंड ऑफ द एनिमल बॉडी आर ऑफ बेनिफिट टू दीज प्लांट्स, क्योंकि ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर ये रह रहे होते हैं और वहां पर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए ये एनिमल प्रोटीन से नाइट्रोजन को एक्वायर करते हैं। अच्छा, अब देखो, इन सम प्लांट्स द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स आर डीकंपोज्ड बाय द बैक्टीरिया। अभी कुछ प्लांट्स में, जैसे कि आपको पिक्चर प्लांट के अंदर ऐसा नजर आएगा कि जो इंसेक्ट ट्रैप होंगे उन इंसेक्ट
को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की हेल्प वहाँ पर मिलेगी जो उससे डीकम्पोज करेंगे और डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को फिर प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन वैसे प्लांट्स के पास अपने एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। प्लांट्स के लीव्स आर स्पेशली मॉडिफाइड टू सीक्रीट एंजाइम्स और वो एंजाइम फिर इन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं और फिर डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो इन अदर्स द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स आर डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स सीक्रेटेड बाय द लीव्स। इन तमाम केसेस में आपने याद रखना है कि इनके लीव्स स्पेशली मॉडिफाइड होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंसेक्टिवरस एक्टिविटी। जैसे किसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि विच पार्ट ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट इज अडॉप्टिव फॉर द इंसेक्टिवरस हैबिट, उसमें स्टेम, लीव, रूट, फ्रूट, इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शंस गिवन हो तो आपने लीव्स को पिक करना है, तो लीव्स स्पेशली अडॉप्टिव होंगे। एंड द प्लांट्स एब्जॉर्ब द नाइट्रोजनस कंपाउंड्स दस फॉर्म, यानी इस तरह से जो भी नाइट्रोजनस कंपाउंड्स डाइजेशन के बाद प्रोड्यूस होंगे उनको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये ज़्यादा फ्लरिश कर पाएंगे। अच्छा, अब इन प्लांट्स की अगर आप एग्जांपल्स देखें तो ये 3 एग्जांपल्स बुक्स में गिवन है, आपने ये ज़रूर याद करना है। पंजाब वाली बुक के अंदर इनकी साइंटिफिक नेम्स भी गिवन हैं, आपने इनको भी ज़रूर याद रखना है। इनमें आपने कुछ खास बातों का ख्याल रखना है, जैसे पिचर प्लांट, इनके पास जो लीफ है वो खास फ्लास्क शेप का होता है, तो इस फ्लास्क शेप लीफ के अंदर ये यहाँ पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी अंदर पाए जाते हैं और इसके मार्जिन बहुत ज़्यादा स्लिपरी हैं। कोई इंसेक्ट विजिट करते हुए ये इधर इसके मार्जिन पर अचानक बैठता है तो फौरन स्लिप करके अंदर जाके घिरता है और वहाँ फिर उसका खात्मा हो जाता है। इसी तरह से वीनस फ्लाई ट्रैप में आप देखें बाई लोब्ड लीफ होता है, उसकी सरफेस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और उसके ये मार्जिन्स के ऊपर आपको ये कुछ टेंटिकल्स भी नज़र आ रहे हैं, तो कोई इंसेक्ट उसके ऊपर जैसे लैंड करता है तो उसकी दोनों लोब्स आपस में क्लोज हो जाती हैं। और फिर इसी तरह से सन ड्यू, इसके लीव्स के एज के ऊपर भी इसी तरह से आपको ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं जिनके टिप के ऊपर आपको कुछ ग्लैंड्स दिखाई दे रहे हैं, इनसे स्टिकी सब्सटेंस रिलीज हो रहे होते हैं और कोई इंसेक्ट उड़ता हुआ इनके करीब से गुजरता है तो फौरन ट्रैप हो जाता है। तो इस तरह से ये 3 इंसेक्टिवरस प्लांट्स की आपने एग्जांपल्स याद रखनी है। अच्छा, अब इस हवाले से आप देखिए कि ऑल द इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर ट्रू ऑटोट्रॉफ्स बट व्हेन दे कैप्चर प्रे, अभी मैं जिक्र कर रहा था, तो दे लूज देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, ऐसा हरगिज नहीं है। दे बिकम हेटरोट्रॉफ, ऐसा भी हरगिज नहीं है। लिहाजा फिर बोथ एंड भी होगा नहीं। सो देयर ग्रोथ इज प्रमोटेड, यस दिस इज द क्वाइट राइट ऑप्शन, तो डी ऑप्शन को आपने यहाँ पे पिक करना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखिए कि इंसेक्टिवरस प्लांट्स लिव इन द सॉइल दैट आर डेफिशिएंट इन, तो अभी जैसे बताया था कि एक्चुअली ये नाइट्रोजन को क्यों हासिल करना चाहते हैं, बिकॉज दे लिव इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए दरअसल ये इंसेक्टिवरस हैबिट को परफॉर्म करते हैं, तो लिहाजा यहाँ पर राइट आंसर नाइट्रोजन होगा। ठीक है जी बच्चों, तो अब आते हैं हम गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज का मुजाहरा कैसे होता है। गैस एक्सचेंज का टॉपिक आपको जैसे अभी मैंने बताया था कि सिलेबस में इसका जिक्र ज़रूर आया, लेकिन आगे फिर इसके फर्दर जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो स्किप कर दिए, लेकिन हम यहाँ पर खुद से अज्यूम करेंगे कि क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इस सिलसिले में आप पंजाब की बुक में भी छोटा सा एक टॉपिक दिया हुआ है गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स का, उसको आपने कवर करना है। फोटो रेस्पिरेशन का टॉपिक भी वहाँ पर वो नहीं कवर करना, ठीक है। और इसके अलावा जो NBF की बुक के अंदर गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स हैं उसके टॉपिक्स को आपने यहाँ पे कवर करना है। जी, इस सिलसिले में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नीड ऑफ गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स। तो ये हमने फोटोसिंथेसिस के टॉपिक्स को कवर करते हुए भी गैसेस एक्सचेंज की नीड के ऊपर जिक्र किया था। देखो, किसी भी प्लांट को या किसी ऑर्गेनिज्म को, अगर हम इन जनरल ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन दरअसल उसके इन्वायरमेंट से मिलती है, ठीक है, और उसके बाद फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी जो कि इन्वायरमेंट में वापस चली जाएगी। दरअसल आमतौर पर ऐसा होता है, हम इन जनरल पहले बात कर रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने के लिए ऑक्सीजन दरकार है, और ये ऑक्सीजन दरअसल इस ऑर्गेनिज्म ने बाहर से एक्वायर करनी होती है, और ड्यूरिंग दिस मेटाबॉलिज्म चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हो रही है, तो इसी को एलिमिनेट करने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जा रहा है। तो यूं इस सेलुलर रेस्पिरेशन को अकम्प्लिश करने के लिए, इसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए दरअसल और एक्सचेंज ऑफ गैसेस आमतौर पर परफॉर्म की जाती है। लेकिन अब प्लांट की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली,
प्लांट एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म है जहां पर आपको गैस एक्सचेंज दो तरह से नजर आएगी। एक तो आप ये देखिए इस पर्पस के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस परफॉर्म होनी है प्लांट के अंदर, लेकिन प्लांट में दरअसल ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से फोटोसिंथेसिस का इवेंट भी परफॉर्म हो रहा होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन तो है ही, लेकिन फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म हो रहा है। जैसे फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होता है वाटर के साथ और ग्लूकोज को प्रिपेयर किया जा रहा होता है, और जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को ब्रोकन डाउन करने के लिए ऑक्सीजन। अब प्लांट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड डे टाइम के अंदर परफॉर्म हो रहे होंगे। तो डे टाइम के अंदर जब ये दोनों प्रोसेस साइड बाय साइड परफॉर्म हो रहे होंगे तो ऐसी सूरत में अब होगा क्या, ऐसी सूरत में फोटोसिंथेसिस जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से इसको प्रोवाइड हो जाएगी, और जो ऑक्सीजन यहां प्रोड्यूस होगी वो यहां पे खर्च हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली डे टाइम के अंदर ड्यू टू हाई लाइट इंटेंसिटी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि फास्टर होता है, तो इस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बॉडी को रिक्वायर्ड होती है वो अंदर प्रोड्यूस होने से ज्यादा है, इसलिए प्लांट बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्वायर कर रहा होता है। और इसी तरह से ऑक्सीजन जो यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही होगी सेलुलर फोटोसिंथेसिस में, वो सेलुलर रेस्पिरेशन में खर्च होने के बावजूद बच जाती है, तो इस वजह से ऑक्सीजन को प्लांट बाहर रिलीज कर देता है। तो प्लांट के अंदर पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि डे टाइम के अंदर क्या हो जाएगा, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेगा। यहाँ पर ये 6 नंबर की तरफ नहीं आपने फोकस करना, ठीक है। हम वैसे इन जनरल बात करेंगे कि प्लांट डे टाइम के अंदर क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करेगा और ऑक्सीजन एक्सहेल करेगा, और नाइट टाइम में ऑक्सीजन इनहेल करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेगा। और उसकी वजह आपको समझ में आई है कि एक्चुअली द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मच ग्रेटर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इस वजह से डे टाइम में पैटर्न ये डिफर कर रहा है। और इसी तरह से आप देखिए कि हमने एक और चीज का जिक्र किया था फोटोसिंथेसिस पढ़ते हुए कि एट द टाइम ऑफ डॉन एंड डस्क जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के इक्वल आ जाता है, तो एट दैट टाइम ये दोनों प्रोसेस जब इक्वल रेट पर परफॉर्म होंगे तो ऐसी सूरत में फिर ये डे टाइम वाला पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज नहीं रहेगा, ना ही उस वक्त ये नाइट टाइम वाला पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज रहेगा, बल्कि होगा क्या कि नाउ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन इज सफिशिएंट टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, और नेट गैस एक्सचेंज विल बी स्टॉप्ड। प्लांट को ना बाहर से कुछ लेना है ना देना है। तो डॉन और डस्क के टाइम पर, यानी सुबह सुबह के वक्त और शाम के वक्त जब ये लाइट इंटेंसिटी कम होती है, तो उस वक्त असल में ऐसा हो रहा होता है। तो आपको ये नीड ऑफ गैस एक्सचेंज का आइडिया बिल्कुल क्लियर हो, और फिर ये जो पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज है प्लांट के अंदर डे और नाइट में, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, इस हवाले से हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फोटोसिंथेसिस में भी ये कुछ क्वेश्चंस का जिक्र किया था। मिसाल के तौर पर अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि व्हेन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन द प्लांट बॉडी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन प्लांट एंड एनवायरनमेंट। तो अब देखो दोनों का रेट अगर इक्वल हो जाएगा तो अभी मैंने कहा कि कोई चीज फिर एक्सचेंज नहीं होगी। यहां पर राइट आंसर क्या आना चाहिए, यहां पर नाइदर कार्बन डाइऑक्साइड नॉर ऑक्सीजन आर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। तो ये आपने राइट आंसर पिक करना है। अच्छा, फिर इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट रूट एंड द सॉइल इन डे टाइम। अब देखो प्लांट रूट और सॉइल के दरमियान किस किस्म का गैस एक्सचेंज होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज। अब बाज बच्चे जो है ना वो चूंकि ये डे टाइम का पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज अच्छी तरह से लर्न कर चुके होते हैं, तो वो इस ऑप्शन को प्रेफर कर रहे होते हैं। यहां पर गलती हो जाती है। याद रखो कि यहां पर बात हो रही है प्लांट रूट की। प्लांट रूट में तो फोटोसिंथेसिस का मुजाहरा हो ही नहीं रहा, वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं है, लिहाजा वहां पर वो फिर जो डे टाइम का पैटर्न है वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। वहां पर सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन है, और उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। सो राइट आंसर यहां पर ये बी हो जाएगा, आपने ये ए पे नहीं चले जाना, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से अब आप देखो कि यहां पर अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए कि हम ये जो डे टाइम के अंदर जिक्र कर रहे थे ना कि इन डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड, एक्चुअली ये लीव्स के अंदर हो रहा है, क्योंकि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन डे टाइम के अंदर हो रही होगी, और इसी तरह से ऑक्सीजन डे टाइम के अंदर रिलीज होगी, ये भी लीव्स है।
और नाइट टाइम के अंदर अगर हम देखें तो लीव्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। लेकिन रूट चाहे डे में हो या नाइट में हो, रूट से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और ऑक्सीजन अंदर जाएगी। तो आपने ये रूट में और लीव्स में फर्क याद रखना है। इसी तरह से लेंटिसल्स के जरिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा वो भी आपने ये रूट की तरह का याद रखना है, क्योंकि लेंटिसल्स आर द पार्ट ऑफ स्टेम और स्टेम के अंदर भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता, तो वहां पर भी ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। सिर्फ लीव्स ऐसा एरिया है प्लांट का जहां पर जो पैटर्न ऑफ गैस एक्सचेंज है डे टाइम के अंदर वो मुख्तलिफ हो जाता है नॉर्मली ड्यू टू हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अच्छा, तो अब आप देखें कि यहां पर मेसोफिल सेल्स, प्लांट के अंदर मेसोफिल सेल्स, लीफ, इंटरसेलुलर स्पेस, स्टोमेटा, इनका रोल क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। यहां पर बच्चों आपको दो तरह के लीव्स का आइडिया होना चाहिए। एक को कहते हैं मोनोफेशियल या आइसोबायलैटरल लीफ और दूसरे को कहते हैं बायफेशियल या डॉर्सीवेंट्रल लीफ। मोनोफेशियल में ऐसा होगा कि अपर और लोअर एपिडर्मिसेस आर अनडिफरेंशिएबल। द रीजन इज दैट बिटवीन बोथ एपिडर्मिसेस ये जो मेसोफिल टिश्यू है ये ऑलमोस्ट एक जैसा है। ओनली स्पंजी मेसोफिल्स आर देयर, देर आर नो पैलिसेड मेसोफिल, जैसा कि आपको ये बायफेशियल लीफ में नजर आ रहा है। यहां पर एक तरफ ये पैलिसेड सेल्स हैं लंबे लंबे और दूसरी तरफ ये लूजली पैक्ड स्पॉन्जी सेल्स हैं। तो जहां पर ये दो तरह के मेसोफिल सेल्स होंगे वहां पर पैलिसेड मेसोफिल के साथ जो एडजेसेंट एपिडर्मिस होगी वो अपर एपिडर्मिस कहलाएगी और जो स्पॉन्जी मेसोफिल के साथ एडजेसेंट एपिडर्मिस होगी उसे लोअर एपिडर्मिस कहा जाएगा। लेकिन आइसोबायलैटरल लीफ में आपको दोनों साइड एक जैसी नजर आएंगी, इसी वजह से इसको मोनोफेशियल या आइसोबायलैटरल कहा गया है। और ये बायफेशियल या डॉर्सीवेंट्रल है क्योंकि दोनों साइड्स यूं क्लियरली डिफरेंशिएबल है। अब देखो यहां पर स्टोमेटा की तादाद, स्टोमेटा असल में ये छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जो एपिडर्मिस में गार्ड सेल्स की फ्यूजन से बनती हैं। गार्ड सेल इस तरह के किडनी या बीन शेप सेल्स हैं और इनके आपस में मिलने से आप देख रहे हैं कि ये ओपनिंग स्टैब्लिश होती है जिसको स्टोमा कहा जाता है। सिंगुलर वर्ड है स्टोमा और इसका प्लूरल होगा स्टोमेटा। तो स्टोमेटा आपको आइसोबायलैटरल लीफ में इक्वली मिलेंगे दोनों तरफ। वजह क्या है? वजह यह है कि जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं वो दोनों साइड पर इक्वली प्रेजेंट होंगी। बट इन केस ऑफ डॉर्सीवेंट्रल या बायफेशियल लीफ मोस्ट स्टोमेटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द लोअर सरफेस, यानी लोअर एपिडर्मिस पर ज्यादा स्टोमेटा मौजूद होंगे। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही कि जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो लोअर एपिडर्मिस पर ज्यादा कम्युनिकेट कर रही है। तो इससे बच्चों हमें अंदाजा हुआ कि दरअसल ये इंटरसेलुलर स्पेस जिस साइड पर होगी वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा होगा और इसी तरह से स्टोमेटा जिस तरफ होंगे वहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपने ये मेसोफिल सेल्स में ये दो तरह के जो मेसोफिल सेल्स थे उसमें पैलिसेड और स्पॉन्जी, इनका भी किरदार देखा कि जो पैलिसेड मेसोफिल सेल्स उनके मुकाबले में स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स क्योंकि इनका कॉन्टैक्ट इंटरसेलुलर स्पेस के साथ और स्टोमेटा के साथ डायरेक्ट होता है, इस वजह से ये भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो अब आपने याद रखना है कि ये चूंकि बात सारी हो रही थी लीव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और यहाँ पर जो पैटर्न है एक तो वो आपको क्लियर हो और दूसरा यहाँ पर आपसे सवाल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर इन केस ऑफ आइसोबायलैटरल लीफ मोर गैस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू अपर एपिडर्मिस या थ्रू लोअर एपिडर्मिस या इक्वल एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस फ्रॉम बोथ एपिडर्मिसेस। तो यहाँ पर इक्वल आपने पिक करना है, लेकिन यहाँ पर मोर गैस एक्सचेंज अकर्स थ्रू द लोअर एपिडर्मिस। अच्छा, यहाँ पर एक और हवाले से आपने बात याद रखनी है कि स्टोमेटा जो होते हैं ना वो ट्रांसपायरेशन भी कर रहे होते हैं। तो ट्रांसपायरेशन भी जिस तरफ ये स्टोमेटा ज्यादा होंगे वहां से ज्यादा होगी। लेकिन एक और ट्रांसपायरेशन होती है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन वो इक्वली दोनों साइड से हो रही होगी चाहे कोई भी लीफ हो, क्योंकि क्यूटिकल लीफ की दोनों सरफेस में मौजूद होती है और टू सम एक्सटेंट जो वाटर एवोपरेट कर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन वो क्यूटिकल के जरिए दोनों तरफ से एक जैसा होगा। लेकिन स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन आपको आइसोबायलैटरल लीफ में दोनों एपिडर्मिस से इक्वल रेट पर नजर आएगी, जबकि यहाँ पर सिर्फ लोअर एपिडर्मिस से आपको ट्रांसपायरेशन का रेट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने। अच्छा, उसके बाद लेंटिस सेल्स, प्लांट में स्टोमेटा मेन साइट एक्सचेंज ऑफ गैसेस के, लेकिन इसके साथ साथ लेंटिस सेल्स भी प्रेजेंट हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट भी याद रखो, पंजाब वाली बुक में एक फिगर लिखा हुआ है कि एक एवरेज प्लांट, एक एवरेज साइज टोबैको प्लांट में कितने स्टोमेटा मौजूद होते हैं। तो 12,000 स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर
ये आपने याद रखना है ये फिगर, क्योंकि ये पीएमसी ने जो सैंपल क्वेश्चन दिए थे उसके अंदर भी ये क्वेश्चन गिवन था। तो ये 12,000 स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर ये नंबर ऑफ स्टोमेटा हैं टोबैको लीफ में, एवरेज साइज के टोबैको लीफ के अंदर। तो इस कदर ज़्यादा ये स्टोमेटा मौजूद होते हैं। और ये जाहिर है नंबर किसका है, ये लोअर एपिडर्मिस का है। टोबैको लीफ एक ऐसा लीफ है जिसमें ये बायफेशियल डॉर्सी-वेंट्रल टाइप की नॉट में पाई जाती है। तो वहाँ पर ये लोअर एपिडर्मिस के ऊपर आपको 12,000 स्टोमेटा पर स्क्वायर सेंटीमीटर मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद लेंटिल सेल्स जो दूसरी मेजर साइट है जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल है। तो स्टेम की सरफेस के ऊपर ये कुछ स्कार लाइक स्ट्रक्चर, स्कार कहते हैं जैसे जख्म का कोई निशान हो, तो ये स्कार लाइक स्ट्रक्चर आपको स्टेम की सरफेस पर नजर आ रहे हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लेंटिसेल्स, इनको लेंटिसेल्स कहा जाता है। अगर आप किसी लेंटिसेल को इस तरह से प्रोमिनेंट करके देखें तो दरअसल यहाँ पर ये कॉर्टिकल सेल्स हैं, कॉर्टेक्स के सेल्स या फिर कॉर्क सेल्स। These cork cells are actually loosely packed, ये loosely packed होंगे। कॉर्क या फैलम इसे कहा जाता है, नॉट कॉर्टेक्स। कॉर्क या फैलम के सेल्स ये loosely packed होंगे और ऊपर से एपिडर्मिस यहाँ पर रप्चर्ड होगी। सो इस तरह के loosely packed कॉर्क सेल्स का ये जो रीजन होगा जहां से एपिडर्मिस ऊपर रप्चर्ड हो, इससे लेंटिसेल कहा जाता है। तो यहां से भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, लेकिन यहां से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो एनिमल लाइक है। ऑक्सीजन अंदर दाखिल होगी क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकलेगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा ये जो आज का लेक्चर था जिसमें हमने प्लांट में न्यूट्रिशन और इसके साथ साथ प्लांट के अंदर गैस एक्सचेंज के जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। तो इंशाल्लाह फिर हम अपने अगले लेक्चर के अंदर ये इसी लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स के सिलसिले में ट्रांसपोर्ट के जो इवेंट्स हैं उसमें फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्ट, जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्ट, और फिर प्लांट न्यूट्रिएंट्स को एक्वायर कैसे करता है सॉइल से, इन तमाम, और फिर वाटर पोटेंशियल और सोल्यूट पोटेंशियल, इन तमाम टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.